सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए हमने एकलव्य सीरीज नाम से एक बैच स्टार्ट किया है। फ्री यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, जिसकी क्लासेस 5 तारीख से स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, क्रम वाइज तरीके से आप अपनी क्लासेस को देखते चले। ठीक है, अब हम दोस्तों जो हमारा नया टॉपिक हिस्ट्री में चल रहा था वो आपको पता है, हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें कुछ टॉपिक रह गया है उसको हम आज कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हमने पुरानी क्लास जो थी उसमें क्या क्या पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जाके आपको ये पूरा जो कंप्लीट चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता एक ही क्लास में आपको मिल जाए। मैं आपको मोटी मोटी हेडिंग बता देता हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो जाना था वो जाना था सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था। ये आपको याद रखना है। 2400 से कितना था? 2400 से 1750 था। कितना था? 2400 से 1750 बीसी था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और यह एक कैसी सभ्यता थी? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमने कल बताया था। उसके बाद हमने जाना था दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकन कैसे हुआ। तो आपको मैंने सबसे पहले बताया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में रावी नदी के किनारे जब हड़प्पा की खोज की थी तो इसका नाम रखा हड़प्पा सभ्यता। क्या रखा? हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद राखलदास बनर्जी ने जब सन 1922 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की तो उसके बाद इन्होंने पता लगाया कि ये जो सारे शहर हैं, मतलब लगभग जितने शहर हैं, ये सब सिंधु नदी के किनारे हैं। किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे। तो इसका नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्या रख दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। उसके बाद दोस्तों हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो उत्तरी छोर है वो क्या है, तो आपको बताना है मांदा, जम्मू कश्मीर। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, और सिंधु घाटी का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है? तो आप बताएंगे सुतकांगडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में दाश्क नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, और सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? तो आप बताएंगे आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में, जो कि किसके नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप बताएंगे दक्षिणी कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का छोर? तो आप बताएंगे दायमाबाद, जो है अहमदनगर के किनारे महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमने आपको बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण, उत्तर, पूर्वी, पश्चिम कौन कौन से स्थान है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने जाना इसकी लिपि कैसी है। तो इसकी लिपि कैसी है दोस्तों? इसकी लिपि है भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। ठीक है, और ये अपठनीय है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको आद्य प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पिछली क्लास में जाना था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने कुछ इसके स्थान जाने थे जो मुझे उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने इसकी विशेषता जानी थी, वो भी आपको याद होंगी कि एक नगरीय विशेषता है इसमें। ठीक है दोस्तों, नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, पक्की ईंटें थी। ठीक है दोस्तों, ये सब हमने जाना था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने कृषि और पशुपालन जाना था। कृषि और पशुपालन में क्या जाना था? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। उसके बाद हमने जाना था इनकी प्रमुख फसल कौन सी थी। तो आप बताएंगे फसल थी गेहूं और जौ। कौन सी थी? गेहूं और जौ। ठीक है दोस्तों, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चावल के साक्ष्य मिलते हैं लोथल और रंगपुर से। कहाँ से मिलते हैं? लोथल और रंगपुर से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या जाना? उसके बाद इनके पशुपालन जाना। जो इनके पशुपालन था वो था भैंस और बैल। क्या थे? भैंस और बैल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने इनके वो जाने के घोड़े के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? सुतकांगेडोर और कालीबंगा से इनके घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ये जाना, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब याद होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अब जो कंटिन्यू करते हैं उसको जान लेते हैं, क्योंकि आज सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो इस क्लास को आप ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों इनके धार्मिक विशेषताएं। धार्मिक विशेषताएं क्या क्या है इनके बारे में जान लेते हैं, यानी कि धार्मिक विशेषता जो धर्म से संबंधित है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनके जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी उसमें जाना कि मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। क्या दोस्तों? मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। तो आप जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों एक वो पशुपतिनाथ जी हैं, उनकी मूर्ति मिलती है। क्या मिलती है? पशुपतिनाथ जी, अर्थात जो शिव जी हैं, भोले बाबा हैं, उनकी मूर्ति मिलती है। ठीक है दोस्तों, उनके चित्र मिलते हैं, लेकिन कोई मंदिर नहीं मिलता। और एक दाढ़ी वाला वो भी मिलता है, लेकिन कोई मंदिर नहीं मिलता। तो आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं या नहीं, तो आपको बताना है मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। इससे स्पष्ट जानकारी का अभाव है। क्यों जानकारी का अभाव है? क्योंकि हमें मंदिर नहीं मिले।
फिर भी वहां पे किसकी मूर्ति मिलती है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। तो इससे ये सोचा जाता है कि मंदिर क्यों नहीं मिले, जब पूजा करते हैं तो मंदिर तो होने चाहिए। तो इसकी जो जानकारी है वो स्पष्ट जानकारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मंदिर के अवशेष नहीं मिलते जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम जानेंगे मातृ देवी यानी उर्वरता देवी जो होती है, फर्टिलाइज की दो देवी होती है, उनकी पूजा की जाती थी। किसकी दोस्तों, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। और ये कैसा समाज था दोस्तों, मातृ सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था दोस्तों, मातृ सत्तात्मक समाज था। अब मातृ सत्तात्मक समाज कैसा होता है, जैसे दोस्तों पितृ सत्तात्मक समाज होता है ना, पितृ सत्तात्मक समाज कैसा होता है, जो अब चल रहा है, क्या दोस्तों, जो अब चल रहा है वो क्या होता है, पितृ सत्तात्मक समाज होता है। जहां पे निर्णय लेने के क्षमता किसके पास हो, पुरुष के पास हो, उसको कहते हैं पितृ सत्तात्मक समाज। और जहां पे निर्णय लेने की शक्ति स्त्री के पास हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मातृ सत्तात्मक समाज। क्या कहते हैं, मातृ सत्तात्मक समाज। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये सिर्फ एकमात्र ऐसा हुआ जहां पे मातृ सत्तात्मक समाज था। उसके बाद जो दोस्तों अब तक है, जो आप जानेंगे अब तक क्या है, पितृ सत्तात्मक समाज चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए दोस्तों, वृक्ष की पूजा की जाती है, यानी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। ये देखिए उर्वरता देवी की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं। तो ये सब क्या है, ये प्रकृति के जो वो हैं उनकी पूजा करते हैं, मतलब प्रकृति को ज्यादा मानते हैं। ठीक है दोस्तों, शिव की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यहाँ कोई मंदिर नहीं मिलता। तो आपको ये नोट रखना है। कुवड़ वाला सांड जो है, कुवड़ वाले सांड देखो दोस्तों, ये जो मिल रहा है ना, कुवड़ वाला सांड, कुवड़ वाला सांड क्या होता है दोस्तों, जिसको हमारे यहाँ पे क्या कहा जाता है, नंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नंदी कहा जाता है, उसको कहते हैं कुवड़ वाले सांड। आज जिसकी हमारे यहाँ आज भी उनकी पूजा की जाती है, उनके चित्र आपको दिख रहे हैं, तो उनको कहते हैं कुवड़ वाले सांड के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पशुपतिनाथ की भी मूर्ति मिल रही है, सांड की, एक कुवड़ वाले सांड की भी मूर्ति मिली है। तो क्या लगाया जाता है कि ये जो भोले बाबा के पुजारी थे, मतलब ये भोले बाबा की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाले पुजारी मिलता है। क्या मिलता है, दाढ़ी वाला पुजारी मिलता है। पुजारी तो पूज मंदिर में ही होते हैं, तो पुजारी मिलता है, लेकिन मंदिर नहीं मिलता। देखिए दोस्तों, ये जो दाढ़ी वाला पुजारी है ना, ये मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों पशुपतिनाथ की मोहर मिलती है दोस्तों, जो ये मैंने आपको दिखाई, ये पशुपतिनाथ जी बीच में बैठे हैं, इनके पास कुछ वो है दोस्तों, सांप बिच्छू जो भी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है पशुपतिनाथ की मोहर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इनके जो चारों ओर है वो हाथी है, गेंडा है, चीता है, भैंस है, ये सब क्या है, ये सब इनके चारों ओर है। क्या है दोस्तों, ये सब इनके चारों ओर होते, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। कालीबंगा में क्या मिलता है दोस्तों, कालीबंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह जो किसके लिए होता है दोस्तों, हम जो पूजा करते हैं, अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं, कोई शुभ काम करते हैं, तो क्या करते हैं, स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं ना। तो वो किसके लिए होता है, वो सूर्य की उपासना के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, वो सूर्य की उपासना के लिए होता है। और स्वास्तिक चिन्ह के भी हमको यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, समाधान प्रक्रिया, समाधान प्रक्रिया क्या होती है, जैसे दोस्तों जैसे हिंदू धर्म क्या होता है, हिंदू धर्म में शवों को जलाया जाता है। इस्लाम धर्म में क्या होता है, इस्लाम धर्म में शव को गाड़ा जाता है दोस्तों। तो सब तरह के अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार समाधान प्रक्रिया यहाँ पे दोस्तों कैसे कैसे मिलती है, देखिए दोस्तों, शवों को जलाने के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। लेकिन शवों को जो दफनाने के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, वो हड़प्पा से मिलते हैं। देखिए दोस्तों, तो आपको लग रहा होगा कि मोहनजोदड़ो में अलग साक्ष्य मिलते हैं और हड़प्पा में अलग साक्ष्य मिलते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, अलग अलग रोग भी रहते थे, तो अलग अलग तरह के वहां पे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, युग्म में से समाधियां भी मिलती हैं। युग्म में समाधियां मतलब दोस्तों, दो जोड़े हैं, पति पत्नी है, उनकी समाधियां एक साथ मिल रही हैं, उनको जो अच्छे वस्त्र लगते थे, जो गहने लगते थे, उनको उनके साथ दफना दिया है। तो ये सब युग्म की जो समाधियां वो भी मिलती है। और ये कहाँ से मिलती है, ये लोथल और कालीबंगा से मिलती है। लोथल और कालीबंगा से मिलती है। लोथल कहाँ पर है दोस्तों, ये सब आपको याद होगा, लोथल गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना याद रखना है। मैं बताऊं आपको क्या क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है, इनमें जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। मातृता देवी, उर्वरता देवी की पूजा करते थे ये दो। और मातृ सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था दोस्तों, मातृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है दोस्तों, वृक्ष की पूजा करते थे और शिव की पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, कुवड़ वाले सांड के भी प्राप्त होते हैं सिक्के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाला पुजारी के भी साक्ष्य मिलते हैं। दाढ़ी वाले जो पुजारी है उसकी मूर्ति मिलती है। तो आप ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो पशुपतिनाथ अर्थात भोले बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है
मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसे हैं। क्या दोस्तों? इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसे हैं। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा से हमसे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। क्या मिले? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। स्वास्तिक चिन्ह भी मिला जो कि सूर्य की उपासना के लिए किया जाता है। और समाधान प्रक्रिया भी अलग अलग तरह की मिली है। यानी मोहनजोदड़ो से शवों को जलाने के साक्ष्य मिले, वहीं हड़प्पा से मिले शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले। युग्म में समाधियां मिली हैं जो कि लोथल और कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों इनका यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, यानी कि यातायात कैसा था दोस्तों। देखिए दोस्तों, यातायात दो तरह का था। एक तो था रास्ता वाला यात्रा, क्या था? जो स्थल से प्राप्त किया जाता था, जिसमें दोस्तों स्थल से जो से जमीन से चाहते थे तो क्या होता था, इसमें किसका प्रयोग करते थे? ये लोग करते थे बैलगाड़ी का प्रयोग। किसका करते थे? बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे, जो कि स्थल वाले यात्रा से किया जाता था। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो इनका यात्रा किया जाता था, दूसरा जो इनका यातायात था वो था जलमार्ग वाला। कौन सा था? जलमार्ग वाला। देखिए दोस्तों, आप जाने कि जलमार्ग वाला इतनी पुरानी सभ्यता, लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता से जलमार्ग का भी रास्ता होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितनी वेल साइडेड सभ्यता थी ये आप समझ सकते हैं। जलमार्ग वाला जो रास्ता था वो क्या था दोस्तों, जिससे हमको कैसे पता चलता है जलमार्ग का भी इनके पास रास्ता था? तो हमने दोस्तों लोथल और सुतकांगेडोट से जो बंदरगाह है, लोथल और सुतकांगेडोट बंदरगाह है, जिससे हमको इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि जलमार्ग से भी अपना व्यापार करते थे और स्थल मार्ग से भी अपना व्यापार करते थे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। समाज कैसा था दोस्तों? समाज सब पर्दा प्रथा थी। पर्दा प्रथा अर्थात जैसे कोई स्त्री पराये पुरुष के पास नहीं जा सकती, उसके पर्दा करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, वैश्यावृत्ति थी। ये सब आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिलती है। ये देखिए दोस्तों, ये नर्तकी की कांस्य की मूर्ति है जो कि कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों इनकी जीवन शैली। जीवन शैली अर्थात लाइफ स्टाइल कैसी थी उसके बारे में जान लेते हैं। या कुछ खेलते थे या नहीं खेलते थे, तो इनकी जीवन शैली के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इनकी जीवन शैली थी, सबसे पहले लोथल और चनहुदड़ो से मनके के कारखाना मिलता है। किसका कारखाना मिलता है दोस्तों? मनके का कारखाना मिलता है। कहाँ से मिलता है? लोथल और चनहुदड़ो से। अर्थात इससे आपको पता चलता है ये जो मनके है ना, मतलब गहने पहनने का शौक था। ठीक है दोस्तों, गहने पहने जाते थे इस समय दोस्तों। स्त्री और पुरुष दोनों गहने पहनते थे, जो कि वर्तमान में अब नहीं पहनते, सिर्फ स्त्रियां पहनती हैं। ठीक है दोस्तों, सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। उसके बाद खेलने के लिए क्या करते थे? मनोरंजन के लिए पासा, शिकार जैसे मनोरंजन कार्य करते थे। पासा अर्थात जो डाइस होती है, मतलब जो महाभारत में युधिष्ठिर खेलता है ना, उसको पासा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शिकार करते थे। और डिजाइन बनाने वाले काले रंग के बर्तन थे। क्या दोस्तों? डिजाइन के जो काले रंग के बर्तन थे ना, वो थे, जिसमें दोस्तों आज के जमाने में अब तो खत्म हो गए हैं, पहले जो पानी पीते थे काले बर्तनों में वो थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मिठाई के लिए क्या करते थे? मिठाई के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे दोस्तों? शहद का इस्तेमाल करते थे। तलवार के साक्ष्य नहीं मिलते। किसके साक्ष्य नहीं मिलते दोस्तों? तलवार के साक्ष्य नहीं मिलते। दोस्तों इससे आपको क्या पता लगता है दोस्तों? इससे पता लगता है कि यहाँ के जो लोग थे वो वहां कोई भी वहां पे युद्ध बुद्ध नहीं होते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसी सभ्यता थी आप जान सकते हैं। ये एकदम शांत स्वभाव की सभ्यता थी, जहाँ पे कोई लड़ाई लड़ाई के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जब आज से कुछ साल, हजारों साल बाद हमारी कोई खोज करेगा तो उसमें क्या मिलेंगे? उसमें सिर्फ हथियार मिलेंगे। तो आपको पता है, देखिए दोस्तों, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में कितने सारे देशों ने हथियार अपने बना लिए, और कितने हथियार बना लिए? अनगिनत हथियार बना लिए। तो जब हमारी कोई खोज करेगा तो उसमें क्या मिलेंगे? उनमें सिर्फ हथियारों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सभ्यता कैसी थी दोस्तों? ये सभ्यता थी जिसमें कोई भी तलवारों के साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है दोस्तों, इतना आप ये याद रखेंगे। अब जान लेते हैं इनका व्यापार कैसा था। तो इनका व्यापार था दोस्तों दो मार्गों से। तो जब मैंने बताया आपको, जलमार्ग से और कहाँ से था? स्थल मार्ग से था। तो मोहर कहाँ से प्राप्त होती है? मोहर का प्रयोग होता था हड़प्पा की मोहर पर। एक श्रृंगी जो पशु है उसकी आकृति मिली है। किसकी मिली है? श्रृंगी पशु की आकृति मिली है। ठीक है दोस्तों, मापन की इकाई इनकी कौन सी थी? मापन की इकाई 16 के अनुपात में थी। क्या थी? 16 के अनुपात में थी। ये आपको इतना याद नहीं रखना, बस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये नोटिस कर लें। ठीक है दोस्तों, विदेशी व्यापार भी था इनका। विदेशी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मोसोपोटामिया की सभ्यता से इनके व्यापार होते थे, तो कैसा था? विदेशी व्यापार भी इस समय था। ठीक है दोस्तों, शासन कौन करते थे इस समय? तो जो व्यापार है ना, देखिए दोस्तों, व्यापार कौन करते थे? वडिंग वर्ग के लोग करते होंगे, जो बड़े होंगे, वर्ण सामान्य वर्ग के जो होंगे वही तो व्यापार करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है शासन जो है यहाँ पे, शासन भी वही करते थे। संभवतः वणिक वर्ग के लोग जो है वो ही शासन करते थे। क्या दोस्तों? वो ही शासन करते थे। तो सैन्य सभ्यता के कुछ दोस्तों ये आपको याद है। उसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों सैन्य सभ्यता के कुछ जो है, मतलब कुछ प्रभावी कारण जान लेते हैं कि सैन्य सभ्यता कैसे खत्म हो गई, क्यों खत्म हो गई, क्या कारण था। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में
जान लेते हैं। तो सबसे जो प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है सैन्य सभ्यता के विनाश का संभवतः कारण जो सबसे प्रभावी माना जाता है वो था बाढ़। क्या था? वो थी बाढ़ का आना। क्या दोस्तों? जब एक बाढ़ आई उससे सैन्य सभ्यता का विनाश हो गया। सबसे प्रभावी कारण अभी तक यही माना जाता है। उसके बाद ठीक है दोस्तों, पिगट एक कोई लेखक है, पिगट, उन्होंने कहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी इन्होंने कहा है। तो आपको ये याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो बाढ़ का आना था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको याद रखना है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल है वो गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ खोजे गए? गुजरात में खोजेंगे। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे ज्यादा जो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ खोजे गए? गुजरात में खोजे गए हैं। उसके बाद आपको याद रखना है आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। जो आग में जो पकी हुई मिट्टी थी ना उसको टेराकोटा कहा, क्या कहा जाता है दोस्तों? टेराकोटा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी जो साइट थी वो थी राखीगढ़ी। क्या थी? राखीगढ़ी, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में। और मोहनजोदड़ो, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा और बचा, ये चैप्टर आपका दोस्तों समाप्त हो गया है वहां तक। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ आपको स्थल और उनसे जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके बारे में इंपोर्टेंट नोट करा देता हूँ, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको अलग से नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे आपको एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो अभी इनको पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक शहर था जो मैंने आपको बताया कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। इससे हमको क्या क्या प्राप्त होता है? इससे हमको सबसे बड़ा अन्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है, पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, नर्तकियों की मूर्ति मिली है, सबको जलाने के साक्ष्य मिले, दाढ़ी वाला पुजारी मिला। ये सब मैं दोस्तों आपको पहले बता चुका हूँ, पर मैं इनको अलग से लिख के क्यों लाया हूँ? क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अलग से ये इंपोर्टेंट नोट करके लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा से क्या मिले दोस्तों? हड़प्पा से एक श्रृंगी पशु वाली मोहर मिली है, तो मैंने आपको बताया था। जो एक क्या मिली है? एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा भी कहाँ से मिली है? हड़प्पा शहर से मिली है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? जो कि राजस्थान में, ये सब आपको याद होंगे। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा से प्राप्त हुए अग्निकुंड, चूड़ी का कारखाना, युग्म समाधि, जुते हुए खेत और अलंकृत ईंटें। ये सब कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? ये सब कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद हुआ? बिल्कुल याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे जान लेते हैं। आगे भी कुछ साक्ष्य हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सुतकांकेडोर जो कि गुजरात है, उससे किसके साक्ष्य मिले? उससे घोड़े के अवशेष मिले, घोड़े के अवशेष मिले। लोथल से क्या मिला है? लोथल गुजरात से मिले, बंदरगाह मिला है दोस्तों। धान और घोड़े के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। युग में समाधि मिली है और मनके का कारखाना मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। और धौलावीरा से क्या मिला है दोस्तों? धौलावीरा से बांध और जलाशय के स्टेडियम मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद होंगे। ठीक है दोस्तों, तो धौलावीरा से क्या मिला है? बांध मिले हैं और एक स्टेडियम मिला है, यानी जो खेलने के लिए होता है बच्चों के लिए, वो मिला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, हम में कोई कमी है, तो आप जरूर बताएं, ताकि हम उसको अपने अंदर और अच्छी प्रतिभा ला सकें। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में आप जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। इस क्लास को रिवाइज करते रहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको आगे की क्लासों का समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।